तो इसलिए कभी-कभी वो साइलेंस शायद ब्रेक करना ज़रूरी होता है। इसलिए जैसे कि मैंने कहा, मुझे कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई अर्ज नहीं थी कि मैं इसके बारे में बात करूँगी, शायद कुछ सालों बाद करूँगी। कभी ना कभी तो करूँगी, ऐसा था, लेकिन उसकी कोई अर्जेंसी नहीं थी, बट द डिवाइन हैड अदर प्लान्स। सिर्फ़ मैं कहीं दूर खुश क्यों रह रही हूँ और मेरी खुशी में मैं उनके प्रति कृतार्थ क्यों नहीं हूँ, उनकी प्रेज़ क्यों नहीं कर रही हूँ, उनको क्यों नहीं पार्टिसिपेशन करने दे रही हूँ, उनके प्रति जो उनको चाहिए वैसी फ़ीड क्यों नहीं दे रही हूँ, उनकी वाह-वाही क्यों नहीं कर रही हूँ, उनके लिए किसी फ्यूल का, फ़ीड का, प्रेस्टीज का या किसी भी चीज़ का कारण क्यों नहीं बन रही हूँ। यही मेरा क्राइम था। क्योंकि आप खुश हैं और आप तृप्त हैं, उनको कोई फ्यूल नहीं दे रहे हैं, उनको कोई फ़ीड आपसे नहीं मिल रही है, यही रीज़न है कि आपके प्रति इंटेंस हेट्रेड होगी और इंटेंस अर्ज होगी मोटिवेशन की कुछ भी करके आपको, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी पीस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अटरली डिस्ट्रॉय। और यही इंटेंशन मेरे कार्मिक पेरेंट फिगर उनकी तरफ से मुझे मिली है, जिसके ऊपर मैं हमेशा चुप रही हूँ, बिकॉज़ आई सेड इट वाज़ नॉट वर्थ गिविंग अटेंशन टू। बट समटाइम्स जब स्पिरिट आपको गाइड करती है, तो आपको उस इंट्यूशन को सुन के बस वो एक्शन ले लेना होता है। एक पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक पेरेंट, फादर हो या मदर, अपने ही बच्चे या बच्चों के अगेंस्ट स्मीयरिंग क्यों करता है? यानी कि फेक, फॉल्स, हाफ बेक्ड, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि स्पाइटफुल, इविल, टोटली मलिशियस लाइज का, झूठ का प्रचार उसकी पीठ के पीछे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन वेरियस सिचुएशंस विद वेरियस पीपल। तो हम जानते हैं वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ऑब्वियसली उसको पूरा जो स्टोरी का नैरेटिव है उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए, और वो चाहता है कि जो उसका बच्चा है, उसका कैरेक्टर, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी इंटेंशंस, उसकी मोटिवेशन, यहाँ तक कि उसकी मेंटल इमोशनल वेलबींग के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के ज़हन में बड़े-बड़े डाउट्स और बड़े-बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ सके। नार्सिसिस्ट के लिए हर कोई रिलेशनशिप, खासकर जब वो करीबी रिलेशनशिप है जहाँ से उसको सबसे ज़्यादा नार्सिसिस्टिक सप्लाई या नार्सिसिस्टिक फ्यूल मिलती है, वो हम जानते हैं कभी भी ट्रस्ट, डिपेंडेंस, रिलायबिलिटी, लव, हार्मनी, लव एंड लाइट के बारे में होती ही नहीं है। उसके लिए हर रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ एक पावर, एंडलेस कंट्रोल और ग्रीड का गेम होता है, जिसमें वो अपना नॉन एग्जिस्टेंट, फेक, डेंस, डार्क ढांचा बनाए बनाए रखने के लिए डिपेंडेंट ही होता है कि वो टॉप ऑफ द गेम रहे, और वो ऐसा तभी कर सकता है जब गेम में जो बाकी सारे चेन में नीचे हैं वो अपने अब्यूज के लिए तैयार हों, वो इस रिलेशनशिप में बने रहें इन द कैपेसिटी ऑफ समवन हु इज अ विक्टिम, चाहे उसको इग्नोर करके, चाहे अपनी फेट को एक्सेप्ट करके, चाहे वो अब्यूज मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो या फिर इवन फिजिकल हो। स्मेयरिंग क्या होती है एक्चुअली, किस तरह से चलता है ये स्मेयर कैंपेन का एजेंडा? अगर आप इस टॉपिक पे डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर ऊपर चेकआउट कर सकते हैं वो लिंक। यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह के बच्चे हैं जो एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट आपके अगेंस्ट स्मेयर कैंपेन करेगा। यानी कि अगर एक नार्सिसिस्ट पेरेंट के एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 हैं या ज़्यादा बच्चे हैं, तो क्या लाइक्लीहुड है कि आपके प्रति स्मेयर कैंपेन होगा, आपको चूज़ किया जाएगा टू डू अ स्मेयर कैंपेन अगेंस्ट यू। आई विश कि कोई ऐसा सॉलिड रीज़न मैं दे सकती, बट ऐसा नहीं है। अनफॉर्च्युनेटली जस्ट बिकॉज़ आप एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के बच्चे हैं और जस्ट बिकॉज़ आप साँस ही ले रहे हैं, आप जीने की इच्छा रखते हैं, आप एग्ज़िस्ट ही कर रहे हैं या आप पीस चूज़ करना चाह रहे हैं, आप शांति से बड़े होकर भी अपनी ज़िंदगी में जीना ही चाह रहे हैं, यही आपका क्राइम है। और यही रीज़न इनफ है कि आपके प्रति कभी ना कभी, किसी ना किसी समय, कैसे ना कैसे स्मीयर कैंपेन होगा ही होगा। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो इसके 2 ही रीज़न्स हो सकते हैं, या तो मोस्ट लाइकली कि आपको पता ही नहीं है, अभी तक आप इग्नोरेंस में हैं, क्योंकि ऑफ़न बहुत बाद में चल के पता चलता है कि आपके अगेंस्ट तो बहुत सारा स्मीयर कैंपेन ऑलरेडी पीछे से हो रहा था। या फिर हो सकता है कि आप इस तरह की गोल्डन चाइल्ड हो जिसकी उपलब्धियाँ या जिसकी प्रेज़ेंस या जिससे जो कुछ नार्सिसिस्ट को प्रेस्टीज, फ़ीड, बहुत कुछ जो मिलता है, वो अभी नार्सिसिस्टिक फ्यूल की इतने अच्छे से टेक केयर कर रहा है कि नार्सिसिस्ट को आपके अगेंस्ट अभी स्मीयरिंग करने की ना ज़रूरत है और ना वो चाहता है कि स्मेयरिंग करे, क्योंकि शायद स्मेयरिंग करने से जो गेम अच्छा सा चल रहा है, फीड मिल रही है, वही कहीं सैबोटाज ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, तो अभी वो उसके गेम प्लान में फिट नहीं होता है।
सो हाईली लाइकली ये रीज़न है। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा ही जो है वो नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक टेंडेंसीज़ इतनी खुद रखता है, मैनिपुलेशन के गेम में खुद इस तरह से बने रहता है विद द नार्सिसिस्टिक पेरेंट, उसको गेज कर लेता है और वो खुद भी वैसा ही होता है कि यहाँ पे दोनों ही एक-दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, या फिर नार्सिसिस्ट इसके अगेंस्ट इसलिए स्मेयर कैंपेन नहीं कर पा रहा है या नहीं करने की चेष्टा रख रहा है। सो व्हाटएवर बी द रीज़न्स, बट अगेन ये एब्सोल्यूट्स नहीं है। स्मेयर कैंपेन नार्सिसिस्ट के अगर आप बच्चे हैं, हाईली लाइकली आपके ऊपर होगा ही होगा, स्पेशली अगर आप एक नॉर्मल बच्चे हैं जिसकी वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, जो रीअश्योरेंस की पेरेंट्स से होती है, सपोर्ट की, डिपेंडेबिलिटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, आपके अगेंस्ट होगा स्मेयर कैंपेन। और अगर आप किसी उस तरह के बच्चे हैं जो जल्दी गिल्ट ले लेता है, को डिपेंडेंट है, जो थ्रू ईयर्स ऑफ अब्यूजिव लिविंग विद अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट आप हाइपर विजिलेंट मोड में रहते हैं और आपको लगता है हर मूड के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको खुश करना है, आपको ठीक करना है, आप पेरेंट के बर्डन्स ले लेंगे, हर चीज़ में आपको सारी सिचुएशन ठीक करनी है, तब भी आपके अगेंस्ट स्मेयर कैंपेन करेगा नैरेटिव बनाए रखने के लिए। या फिर अगर आप एक ब्लैक शीप टाइप के हैं, या फिर जो एंसेस्ट्रल जेनरेशनल ब्लड लाइन पाथ ब्रेकर की कैटेगरी में भी आते हैं, अलॉन्ग विद बीइंग अ चाइल्ड जिसकी नॉर्मल रेगुलर नीड्स हैं, और इस सेकंड कैटेगरी में मैं भी फिट होती हूँ। तो मैं अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने का रीज़न भी जैसे गाइडेंस फ़ील होती है तभी वो शेयर होता है। बाय द वे, इफ यू आर द एडल्ट चाइल्ड ऑफ अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक पेरेंट जिसने बहुत अब्यूज़िव टॉक्सिक स्कार्स लेकर चाइल्डहुड बिताया है और अभी भी उन साइकोलॉजिकल शैकल से, इमोशनल शैकल से, वो अब्यूज़िव जो लूप है उससे तोड़ने की अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन check out the details of my new breakthrough coaching more than surviving। एंड अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है आप मुझे फिर ईमेल कर सकते हैं antasar@gmail.com। यूं ही नहीं ये ब्रेक थ्रू कोचिंग बनी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ब्रेकिंग अ कल्ट, डी प्रोग्रामिंग, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स से ब्रेक थ्रू ही कर पाना एक कल्ट को ही ब्रेक करने की तरह से होता है। बहुत तपी हूँ, पकी हूँ, स्पेशली एज अ जनरेशनल पाथ ब्रेकर थ्रू डेकेड्स, और तब जाकर एक पॉइंट पे आके ये कोर्स का निर्माण भी हुआ है। सो यू वेलकम टू चेक इट आउट। मूविंग फॉरवर्ड, मेरे अंदर हमेशा एक वो चीज़ थी जो एक जनरेशनल पाथ ब्रेकर, जो कि फैमिली के जो बहुत डार्क लीनेज है उसमें कुछ ब्रेक करने के लिए बनी होती है। उस वक़्त ऑब्वियसली इस पाथ ब्रेकर को नहीं पता होता कि ऐसी कोई चीज़ होती है, वो ऐसा कुछ काम करने भी आए होते हैं, लेकिन क्योंकि डीएनए में आपके अंदर सोल में वो एक एसेंस होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, इसलिए आप इस चाहे कितने भी एवरेज फ़ील करें खुद को या कितने भी एवरेज लगे सामने से ऐसे देखने में सुपरफिशियली, लेकिन आपके अंदर कोई चीज़ होती है हमेशा, और वो जो आपके करीबी होते हैं ना बहुत, इंक्लूडिंग अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो भली-भाँति चीज़ों को गेज कर लेता है अच्छे से, वो ये चीज़ को भाँप पाते हैं। क्योंकि आप में एक डिफायंस की सेंस होती है जो मेरे अंदर थी। आई वाज़ अ वेरी क्वाइट चाइल्ड और ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे पास नहीं था देखने के लिए, या जो नहीं जानते उनको ऐसा लगे, लेकिन अंदर से एक क्वाइट डिफाइंस थी। हमेशा मेरे अंदर एक सेंस ऑफ फेयरनेस और जस्टिस थी, और एक कि कुछ अनफेयर लगेगा या अनजस्ट लगेगा तो उसमें मैं पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहूँगी। अगर मुझे मेरे पास कोई तरीका नहीं है उसको ब्रेक करने का या उसके अगेंस्ट कुछ करने का घर में भी, तो लेकिन मेरे हाव-भाव से मेरी एनर्जी से फ़ील हो जाएगा कि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। इवन व्हेन इट कम्स टू माय नार्सिसिस्टिक पेरेंट, मैं उनको कभी फालतू की प्रेज़ नहीं करूँगी, कभी ज़बरदस्ती एप्रिसिएशन नहीं करूँगी। अगर मुझे उनकी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो जहाँ तक मेरी पावर है, मेरी एनर्जी है, उससे सेंस हो जाएगा कि मैं अपनी जो नापसंदगी है वो ज़ाहिर कर रही हूँ, या एटलीस्ट मैं हाँ में हाँ नहीं मिला रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर देती हैं कि आप एक कन्फर्मिस्ट पाथ फॉलो नहीं करेंगे। आप लोगों के साथ भी फिट इन नहीं होते हैं ज़बरदस्ती। आप ज़बरदस्ती सिकोफेंसी करके या जस्ट फिट इन होने के लिए उस तरह के हाव-भाव कर रहे हैं, उस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। आप वैसे नहीं, आप बहुत डिफरेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और वो चीज़ लोग धीरे-धीरे जो आपके आस-पास है वो गेज कर पाते हैं कि इवन इफ यू अपीयर एवरेज, आपके अंदर कोई एसेंस है जो आपको बहुत अलग बनाती है। ऑब्वियसली वो आपको भी अकेलेपन की तरफ भी ले जाती है, क्योंकि आप फिट नहीं होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ। आप अपनी बाउंड्रीज लगाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, इवन तो बाउंड्रीज बहुत बार टूटती हैं, लेकिन आपकी जो एबिलिटी होती है बाउंड्रीज समझने की और लगाने की, वो एक एवरेज इंसान से हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होती है। थ्रू द लाइफ इट गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर।
तो एनीवे ये सारी चीज़ों के कारण इट वाज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं एक ऐसा बच्चा होंगी जो बड़े होते-होते डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होंगी। मैं अपने नार्सिसिस्टिक फ़ादर के नैरेटिव में उनकी वो आराम से कंट्रोल कर पाए, वो इतना आसान नहीं करूँगी। मुझे वो कंट्रोल नहीं कर पाएँगे और तभी आप जानते होंगे अगर मैंने जब सबसे पहले ये रिवील करने के लिए वीडियो बनाया था कि आई हैव अ कफर्ड नार्सिसिस्टिक फ़ादर कुछ महीने पहले स्पिरिट की गाइडेंस से, उसमें मैंने शेयर किया था कि वो मेरी स्पिरिट नहीं तोड़ सके। चाहे मैं रूल उनके अंडर हूँ, डिसएम्पावर्ड फील करती हूँ व्हाइल आई वाज़ स्टेइंग इन दैट होम अंडर माय फादर, लेकिन वो एक स्पिरिट जो सेंस करते हैं एनर्जी वो ब्रेक नहीं कर सकते एंड दैट इज़ अ गिफ्ट इन माय डीएनए फॉर बीइंग द जनरेशनल पाथ ब्रेकर, क्योंकि गॉड की वो हेल्प आपके साथ होती है। तो मुझे तब ये सब कुछ नहीं पता था कि नार्सिसिस्टिक है फादर या इस तरह का कुछ है, बट मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हमेशा से ही थी, जो कि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। और इसी स्पिरिचुअल जर्नी में एक टाइम पे आकर मुझे पता चलना ही था कि नार्सिसिज्म क्या है एंड देन कि मेरा इसमें क्या जो है इस फैमिली में क्या रोल है एंड व्हाट आई हैव बीन डीलिंग विद। तब तक बड़े होते-होते मुझे ऑब्वियसली पता था कि आई नेवर हैड अ पेरेंट हू वाज़ अ रियली गुड पेरेंट, जो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, मुझे कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस की चीज़ें नहीं मिली, मुझे कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अपनाना चाहूँगी, इंटीग्रेट करना चाहूँगी, ऐसी कोई विज़डम नहीं मिली। मुझे घर में पीस का एनवायरनमेंट, लविंग एनवायरनमेंट फ्रॉम द फादर वो चीज़ कभी नहीं मिली, मुझे इमोशनल मैच्योरिटी की कभी चीज़ नहीं मिली। So I knew it was a bad parenting. It was a toxic, psychologically, emotionally very abusive setup जो आपको डील करना पड़ता है जब आप एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ होते हैं। My mother tried her best in various ways, but it was the best she could do. But एट दैट टाइम आई वाज़ लाइक कि कभी-कभी तरस भी आता था, लगता था कि हाँ, ये शायद अगर अपने इनर चीज़ों को हील कर लेते तो शायद बेटर पेरेंट होते, या शायद इनके साथ अगर लाइफ में ही वुड हैव डन एज़ गुड एज़ ही वांटेड टू, शायद ये इतना अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, इसलिए शायद ये ऐसे हैं, इसलिए शायद डिप्रेस्ड हैं, इसलिए शायद ये है, इसलिए शायद वो है, शायद ऐसा होता तो वैसा होता। तो उसके लिए कभी-कभी तरस आता था। कभी-कभी आई यूज्ड टू फील सॉरी एंड बैड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपने ऊपर कोई गिल्ट लेती थी कि मेरी गलती है या मैंने ऐसे कुछ किया या मैं ऐसे कर लेती तो चेंज हो जाता, या वो नहीं। एंड एनीवे विद द कोर्स ऑफ टाइम तो ये भी पता चल गया कि कुछ भी चेंज होता, ये भी होता, लाइफ भी बेटर होती, ऐसा भी होता, वैसा भी होता, तो भी पर्सनैलिटी वही रहती, तो भी ट्रीटमेंट मेरा एज़ अ चाइल्ड वैसे ही होता, तो भी मेरे घर की रियलिटी, जो घर में मुझे एनवायरनमेंट मिला, वो वैसा ही रहता, क्योंकि पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट नहीं बदलते, चाहे उनके आसपास की सिचुएशंस कैसे भी बदल जाएँ। तो जब मुझे पता चला कि मेरे डैड हैं वो पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट थे, उस अभी को ये वीडियो बनाने से भी मुझे 8 साल पहले ये चीज़ पता चल चुकी थी, लेकिन मैंने कभी वो चीज़, जैसे कि आप जानते हैं, पब्लिकली चैनल पे शेयर नहीं की। तब की थी मैंने जो अपने वीडियो में अभी से 2-3 महीने पहले, वो स्पिरिट की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस से, स्पिरिट फोर्स नहीं करती, वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू काम करती है, और जैसे कि मैंने शेयर भी किया था, इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो गई थी कि मैं इग्नोर ही नहीं कर सकती थी। एंड अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मेरे जो बाल हैं वो पूरे ऐसे वेवी, कर्ली, पूरे लाइक फैले हुए हैं। दैट्स बिकॉज़ व्हेन आई वॉश माय हेयर दैट्स हाउ माय हेयर बिकम्स। और जब मुझे ये इंट्यूशन शुरू हुई कि करना ही है, जैसे आज ही करना है, इतनी स्ट्रॉन्ग की स्पिरिट की गाइडेंस कि इट्स अर्जिंग मी कि दिस इज़ द टाइम। तो मुझे था कि अरे अभी तो मेरा वीडियो वाला मोड नहीं है, माय हेयर इज़ ऑयली एंड ऑल दैट सब कुछ है, तो ओके लेट मी एटलीस्ट वॉश माय हेयर वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मुझे 1 दिन लगा, आई वाज़ लाइक नेक्स्ट डे चलो बाल धोऊँगी, एंड वैसे ही जैसे ही बाल धोए, उतना ही टाइम लिया, बाल धोते ही जब मेरे बाल ऐसे थे, मैंने बैठ के साथ वीडियो बना दिया। सो इतनी अर्जेंसी से मुझे भेजा गया था। तो क्या अर्जेंसी थी? मुझे पता चल चुका था 8 साल पहले, लेकिन मुझे शेयर करने की, जैसे कि मैंने कहा, कोई अर्जेंसी नहीं थी। ये चैनल भी जब मैंने बनाया था, तो ये एसेंशियल ऑयल्स के बारे में शेयर करने के लिए बनाया था। इसका शुरू में नाम भी एसेंशियल ऑयल से लेकर था, लेकिन बाद में मैंने सोलफुलनेस जोड़ दिया। तो कोई भी ऐसी कभी अर्ज थी ही नहीं, इंटेंशन ही नहीं थी कि मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करूँगी, स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में बात करने लगी धीरे-धीरे, लेकिन ये इंटेंशन ही नहीं थी। और मुझे धीरे-धीरे ये भी पता चलने लगा कि मेरे पीठ के पीछे जो मेरे फादर हैं, उन्होंने हर ट्रिक यूज़ की है बुक में, हर ट्रिक जो उनके पास होगी उन्होंने यूज़ करी है, करते आ रहे हैं मेरे पीठ के पीछे सिंस द टाइम आई गॉट मैरिड। और शायद उनका ग्रज यही था कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ शादी करके जहाँ पर मुझे जेन्युइन लव मिला है, मैं अपनी लाइफ़ घर से दूर कैसे बना रही हूँ।
मैं होप कैसे कर रही हूँ कि आई हैव अ बेटर लाइफ अवे फ्रॉम हिम, मेरी अपनी लाइफ अलग कैसे होगी, जबकि मैं इतना दूर आके रह रही हूँ जहाँ पर मेरा ऑब्वियसली अपने इंडिया से लेना देना इतना कम हो गया, एंड स्पेशली जो जो डैड से पहले ही कम था, इतना दूर होने की वजह से और लेना देना कम हो गया। जबकि एक बार वो मुझे विजिट करने आए मेरी मदर के साथ, हमने बहुत प्यार से उनको बुलाया था एंड वो आए, लेकिन वो विजिट करने के जाने के बाद भी उन्होंने वो विजिट को लेकर भी जो है पीछे स्मेयरिंग करी पहुंचते ही, और वो विजिट से पहले भी वो स्मेयरिंग ऑलरेडी कर चुके थे। ये चीजें मुझे बहुत बाद में धीरे धीरे इधर से उधर से यहाँ से वहां से, जैसे बोलते हैं ना, सच आ जाता है, वो धीरे धीरे भगवान के द्वारा वो चीजें पता चलने लगी। एंड आई रियलाइज कि मेरी शादी के साथ साथ ही वो स्मेयर कैंपेन शुरू हो चुका था। मतलब धीरे धीरे कभी इंसिनुएशन के थ्रू, कभी सजेशन के थ्रू, कभी कमेंट के थ्रू, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह से, समटाइम्स इवन यूजिंग पीपल फ्रॉम माई हस्बैंड्स फैमिली, तो वो शुरू हो चुका था। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि मैं ये भी जानती हूँ कि कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किसने किया किसने नहीं, एंड वो उन लोगों की खुद की अंदर की लाइट या डार्कनेस जताता है, दैट इज द पर्सनल karma। बट दिस स्ट्रैटेजी जो थी ये बहुत पहले से यूज हो चुकी थी। आइसोलेशन मुझे बहुत करने की कोशिश हुई, मुझे बहुत आइसोलेट किया गया, बिट्रेयल्स, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये सारी चीजें शेयर करूंगी बैठ के, क्योंकि मेरे लिए हमेशा मैंने उनको महत्व ही इतना नहीं दिया। मुझे लगा कि ये महत्व देने लायक इंसान ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, जो कर रहे हैं करते रहे हैं, मैं सक्षम हूँ, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हूँ, गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ मी, मेरे लिए यही मैटर करता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है। बट स्पिरिट हैड अदर प्लान्स, क्योंकि कभी कभी आपकी जो साइलेंस होती है ना, बहुत ज़्यादा जब आपके पीठ के पीछे वार हो रहे होते हैं और बहुत एक्सटेंड तक चले जाते हैं, तो कभी-कभी स्पिरिट जो हु हैज़ योर बैक, गॉड हु हैज़ योर बैक, समटाइम्स ही वांट्स यू टू स्पीक आउट, जितना ज़रूरी है वो आपको गाइडेंस मिल जाती है, और इस वीडियो में भी यही हो रहा है। समटाइम्स यू आर गाइडेड टू स्पीक आउट, क्योंकि कभी-कभी आपकी साइलेंस को वीकनेस के लिए मिसकंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है उस इंसान के द्वारा भी जो आपकी साइलेंस का फायदा उठा रहा है, आपको स्मेयरिंग कर रहा है अच्छे से, एजेंडा पे एजेंडा, सारे टूल्स ट्राई कर रहा है आपको तोड़ने की, आपको ब्रेक करने की, आपकी रेपुटेशन, आपकी इंटेग्रिटी, आपके कैरेक्टर को डैमेज करने के लिए। और ऑफन उन लोगों के द्वारा भी जिनको बेटर नहीं पता, या जो आपका नेगेटिव वर्जन जान के मानना चाहते हैं, तो वो भी आपकी साइलेंस से समझ लेते हैं कि यही सच होगा, या फिर आपकी साइलेंस को अपने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरनल मोटिवेशंस और व्हाटएवर। बहुत कुछ हो रहा था, मैंने बहुत कुछ झेला है, हर तरह का जो शुरू में भी मैंने जब मुझे पता चला कि ये जो है माय फादर इज अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट, तो भी मैंने उन्हीं लोगों से धीरे धीरे शेयर किया जो मेरे बहुत करीबी थे। वही कुछ 2-4 लोग इंक्लूडिंग माय ओन हस्बैंड जिनसे मैंने शेयर करना ये चीज़ ज़रूरी था। और उन करीबी में से भी मैं बोल सकती हूँ कि वक़्त ने बता दिया, इंक्लूडिंग रीसेंट टाइम्स में, कि उनमें भी सारे करीबी नहीं थे, उसमें भी बिट्रेयर्स निकल आए। तो एनीवे वो अगेन उनका खुद का कर्मा है। लेकिन मैंने कभी जाकर रूफटॉप से या कभी पीठ पीछे जाके एक्सटेंडेड फैमिली में जाके हर एक को जहाँ हो सके यहाँ-वहाँ मैं बता रही हूँ इस चीज़ के बारे में कि ये एक्चुअली है। मैंने कभी हाइड भी नहीं किया। आई थिंक जो मुझे जानते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको दिखता होगा कि मेरा रिलेशनशिप कभी भी मेरे फादर के साथ बहुत अच्छा नहीं है, या बहुत एक डॉटर फादर का जैसे ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होता है, कभी भी नहीं है, क्योंकि मैं वो फेक नहीं कर सकती। मैं वो ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं कर सकती, मैं ज़बरदस्ती के वो बोल नहीं बोल सकती। जो जैसी मैं हूँ, जैसा फ़ील कर रही हूँ, वही आपको दिखेगा, एंड शायद वो बिकॉज़ दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू अ नार्सिसिस्ट या टू एनीवन जो इनऑथेंटिक है, कि ये जन ऑथेंटिक क्यों बिहेव करता है। तो वो मिसफिट तो मैं हमेशा रही हूँ, तो इसलिए मेरे लिए आइसोलेट करना मुझे और आसान था, क्योंकि मैं अपने ही ऑथेंटिसिटी के कारण अलग पाथ जो हमेशा चली हूँ, इसमें मैंने लोगों को ऑफ़न एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए हैं। अगर किसी के साथ मेरी एनर्जी मैच नहीं होती, तो मैं अलग हो जाती हूँ। इवन बहुत सारे मैं अपनी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने पार्टिसिपेशन नहीं किया, नॉट बिकॉज़ ऑफ एनी अदर रीज़न, बट बिकॉज़ मेरे अंदर की जो नीड है या मेरी एनर्जी की जो नीड है वो बहुत डिफरेंट रही है। तो उन जगहों पे जहाँ पर मुझे वो नीड फुलफिल नहीं लगती है, मैं ड्रेन्ड फील करती हूँ। सो आई हैव ऑफन बीन अवे फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, कि मेरी जो वो अलग होने की नीड है, मुझे अपना रास्ता चलने की नीड, उसको लोगों ने आराम से ऑफन मिसकंस्ट्रक्ट किया है एज़ एरोगेंस या सुपीरियॉरिटी या समथिंग एल्स, या मेरे मोटिवेशंस को क्वेश्चन करना। और ये भी
ये मेरा अकेला चलना भी बहुत आसान हुआ है फॉर माय नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपना एजेंडा बनाने के लिए, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेनेशन ही नहीं देती अपनी चॉइसेस के लिए, जब मैं अलग चलती हूँ और मैं एक्सप्लेनेशंस नहीं ऑफर करती हूँ, रीजंस जस्टिफिकेशंस जैसे मैं हूँ वो होने के नहीं ऑफर करती हूँ, बिना बात की लोगों की खुशामद नहीं करती हूँ, फिट इन होने के लिए एक तरह से रोल प्लेइंग नहीं करती हूँ, तो ऐसे लोगों को वैसे ही जो बहुत सारे लोग हैं वो नापसंद करते हैं, या बहुत ज़्यादा उनके बारे में इतना ज़्यादा उनको वो ब्राउनी पॉइंट्स नहीं देना चाहते, और वो बहुत आसान कर देता है एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के लिए ऐसे जब एक जनरेशनल पाथ ब्रेकर होता है उसके अगेंस्ट स्मेयरिंग करने का। सो दिस इज अ ह्यूज थिंग्स हैव हैपेंड विद मी। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर मैं नहीं शेयर करना चाहती इस वक्त, आई हैव डेल्ट विद हार्ट ब्रेक्स एंड पेन्स एंड बिट्रेयल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आइसोलेशन और स्वेयरिंग तो जैसे कि मैंने बताया ही है, बट अगेन जैसे मैंने कहा कि आई हैव फॉलोड द लाइट, आई हैव फॉलोड माई पाथ, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है वो दूसरी है, वो जो ईश्वर के से आती है, जो कोई नहीं ले सकता और जिसके ऊपर चढ़ने की पावर किसी के पास नहीं। सो आई हैव ओनली फॉलोड दैट लाइट। बट कभी कभी कुछ शेयर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि शायद वो बहुत सारे और लोग होते हैं जिनके लिए एक रीअफर्मेशन होता है, जिनको शायद कोई रास्ता दिखाता है और जिनको शायद इंस्पायर करता है कि वो अपना सच बोलें। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी बच्चे हैं किसी नार्सिसिस्टिक पेरेंट के, अभी कभी ज़रूरी होता है कि अपना सच बोलें अपने खुद के लिए। सो इट्स नॉट अबाउट वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक, इट्स नॉट अबाउट दैट। इसलिए जहाँ पर आपको सही लगता है, सही तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से, कभी कभी, ताकि आपकी जो शांति है, आपकी साइलेंस आपकी वीकनेस के लिए मिसकंस्ट्रक्ट नहीं हो जाए या उसका फ़ायदा और लोग उठा ना सकें गलत तरीके से, कभी कभी इसके लिए ज़रूरी होता है। मैं अपनी ज़िंदगी में वही करती रहूँगी आगे जो अभी तक करती आई हूँ, उसी रास्ते पे चलूँगी, एंड आई विल ट्रस्ट इन द सेम पावर जिसमें मैं अभी तक ट्रस्ट करते आई हूँ, टुवर्ड्स द लाइट। आई होप द सेम फॉर यू ऑल। जो भी आपको अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेने हैं, अपनी सूझबूझ से, अपनी इंट्यूशन से और ईश्वर से कनेक्ट होके लीजिए। आई एम श्योर आपको सही गाइडेंस ही मिलेगी आपके लिए, जो फिट बैठती है।